वेलकम बैक टू द चैनल। स्लॉट 3 के बारे में बात करेंगे। स्नैप के बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट करा कि सर स्लॉट 1 एंड 2 हो चुका है, 3 के लिए कैसे प्रिपेयर करें वो बता दो, बिकॉज जो नंबर ऑफ डेज हमारे पास है वो कम है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अभी जो 2 हमारे स्लॉट हुए हैं ना, उसमें थोड़ा सा पैटर्न समझ लेना, और वो जो भी पैटर्न होगा वो बेसिकली अगर आप देखोगे वो नॉर्मलाइजेशन के चलते ही आया है। बाय द वे स्लॉट 1 जो था वो बहुत ज़्यादा इजी था, स्लॉट 1 में ज़्यादा कुछ हिकअप्स आए नहीं, बट जो स्लॉट 2 हमारा हुआ उसमें अगर आप देखोगे वर्बल आपका थोड़ा 10-15% थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था, थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा सा मेरे को लगा कि वो थोड़ा सा नॉच अबव था जब मैं स्लॉट 1 के साथ कंपेयर करता हूँ। अब यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे मुझे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर पेपर हर टाइम नया नया तो आएगा, पर क्या हर टाइम लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ेगा? देखो अंडरस्टैंड एक चीज़ करना जरूरी है कि यहाँ पे जब डिफिकल्टी जो लेवल है वो स्नैप जो बोलता है वो ये कहेगा कि वो डिफिकल्टी लेवल तो मैं कंप्लीटली सेम रखूंगा, है ना। अब होता कैसा है कि स्नैप में नॉर्मलाइजेशन आपका होता नहीं, जैसे अकेडमी का होता है, पेपर के बाद आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। स्लॉट 1 2 3 जो भी डिफिकल्ट है तो भाई उसको ऊपर कर लिया, जो इजी था उसको नीचे कर लिया, और एक सिंपल लेवल पे तीनों स्लॉट को लाके रख दिया। अब स्नैप में ये एडवांटेज है डिसएडवांटेज है वो अभी हम रिजल्ट देखने के बाद ही हमें पता चलेगा, बट यस नॉर्मलाइजेशन स्नैप ऑलरेडी करता है उसके पेपर में। स्लॉट 1 अगर आपने देखा होगा, स्लॉट 1 में इंग्लिश बहुत सिंपल था, मतलब गजब सिंपल था, लॉजिकल रीजनिंग भी बहुत ज्यादा डुएबल था, पर क्वांट्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पे था। यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं बात करूं स्लॉट 2 का, तो डिफिकल्टी लेवल कैसे मैनेज हुई वो पहले देखो। वर्बल को थोड़ा नॉच अबव कर दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वर्बल तुम्हारा डिफिकल्ट था, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि वर्बल तुम्हारा ट्रिकी था, बिकॉज बहुत सारे ऐसी चीजें थी जहां पे एक या दो ऑप्शंस निकल सकते थे, मतलब एक ही क्वेश्चन के दो दो ऑप्शंस बन सकते थे। जैसे 2x2 टैंगो हो गया, कोई बोल रहा है कोऑपरेशन है, कोई बोल रहा है तुम्हारा कंपटीशन है। अब उसका इंग्लिश यूसेज हमें देखना पड़ेगा कि वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था। गेटिंग द पॉइंट? फिर राइटिंग द बुलेट्स वगैरह वगैरह थे। सो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स आए, यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें आई जिसके एक या दो से तीन से भी ज्यादा आंसर्स हो सकते हैं। सो यहाँ पे क्या हो गया, वो ट्रिकी हो गया। यू गेटिंग द पॉइंट? तो अगर आपकी एरर्स ज्यादा बढ़ गई वर्बल में तो आपका स्कोर कम हो सकता है। ऐसा स्लॉट 1 में था क्या? बिल्कुल भी नहीं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको सिंपल चीजें दी गई थी एंड बहुत सारे बच्चों का अटेम्प्ट अच्छा था। स्लॉट 1 में क्या हुआ, जो सेकंड आपका सेक्शन है विच इज लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग स्लॉट 1 में स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब एकदम इजी था। स्लॉट 2 के बारे में अगर मैं बात करेंगे, स्लॉट 2 का जो लॉजिकल रीजनिंग था वो भी इजी था, बट अगेन ये डिपेंड करता है, हर एक बच्चे को वो इजी नहीं लगेगा और हर एक बच्चे को वो डिफिकल्ट भी नहीं लगेगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो स्लॉट 2 में क्या हुआ था, तुम्हारा जो लॉजिकल रीजनिंग था उसके 2 या 3 जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से लेंदी आए थे, है ना, वो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग थे। अगर आपने मुझे पहले से फॉलो करा होगा, मैं ऑलवेज कहता हूं पेपर डिफिकल्ट आता है क्या? नहीं, पेपर लेंदी आता है, बिकॉज ऑफ विच वो डिफिकल्ट बनता है। देखो यार सिंपल सी बात है, कोई भी बच्चा 60 पे 60 क्वेश्चन नहीं कर सकता जेन्युइनली। जिस लेवल पे स्नैप का पेपर आ रहा है 60 on 60, 60 on 60 जेन्युइनली इम्पॉसिबल है। हाँ आप 54 55 तक जा सकते हो, ऊपर के 4-5 क्वेश्चन आप तुक्का मार सकते हो, नो डाउट अबाउट दैट। सो अगर आप देखोगे लॉजिकल रीजनिंग में ब्लड रिलेशन ट्रिकी था, है ना। अगर मैं बात करूं तुम्हारा वेन डायग्राम सिलोजिज्म वो भी थोड़ा बहुत ट्रिकी था, कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा बहुत तुम्हारा ट्रिकी था। सो यहां पे उन्होंने क्या करा कि लॉजिकल रीजनिंग का उन्होंने डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ा दिया। कैसे? थोड़े क्वेश्चंस को ट्रिकी बना के, थोड़ा क्वेश्चंस को लेंदी करके। अब आप बोलोगे यार 2 से 3 ही तो क्वेश्चन थे, उसमें क्या फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं है। अगर आप पूरा पेपर देखोगे, अगर आपके 6 क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाती है, ट्रिकी हो जाते हैं, भाई मेरे वो 10% का तुम्हारा पेपर है जो ट्रिकी बनता है ना, बिकॉज 60 क्वेश्चन तुम्हारे बनेंगे, 60 पे 6 दैट्स 10%। सो इट्स अ बिग अमाउंट, वैसे देखा जाएगा इट्स अ बिग नंबर। सो यहां पे उन लोगों ने वो करा। सो उन लोगों ने क्या करा, क्वांट्स को एकदम डुएबल कर दिया। क्वांट्स अगर मैं कंपेयर करूं क्वांट्स की डिफिकल्टी लेवल स्लॉट 1 की और स्लॉट 2 की, बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे। जो बच्चे 12-13 क्वेश्चन करके आए थे स्लॉट 1 में जो डुएबल था, वो बच्चों का अटेम्प्ट 17 या 18 तक पहुंचा। आप कमेंट करके बता देना कि ये बात सही कि गलत है। बच्चों के 6 से 7 क्वेश्चन ज्यादा बनने लगे स्लॉट 2 में, वो स्लॉट 1 में नहीं हुआ। सो डिफिकल्टी लेवल कैसे मैनेज करी, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिफिकल्टी लेवल कैसे मैनेज करी? स्लॉट 1 वर्बल इजी, एलआर एकदम इजी, क्वांट्स हाई लेवल। स्लॉट 2 वर्बल नॉच अबव, एलआर नॉच अबव एंड क्वांट्स अ नॉच डाउन कर दिया उन्होंने। सो ओवरऑल अगर मैं स्नैप के पर्सपेक्टिव से देखूं तो स्नैप ने दोनों पेपर को इक्वेट कर दिया। अंडरस्टूड? अब तुम्हारा जो स्लॉट 3 होगा वो भी सिमिलर लेवल पे आएगा ही आएगा, वो ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगा और ज्यादा इजी भी नहीं होगा। बस अभी वेट एंड वॉच है कि क्या इजी आएगा और क्या डिफिकल्ट आएगा। अगर आपने मुझे फॉलो करा होगा, अगर आपने मेरे लाइव लेक्चर्स देखे होंगे, स्लॉट 2 के 2 दिन पहले मैंने करा था, मैंने आपको जाते जाते एक हिंट दी थी कि आपको 2 क्वेश्चन प्रॉब्लम करेंगे।
अगर आपने वो लाइव लेक्चर देखा था, मैंने आपको कैटेगोरिकली कहा था 2 से 3 क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करेंगे, वो किसी को एलआर में प्रॉब्लम करे, वो किसी को वर्बल में प्रॉब्लम करे, बट क्वांट्स बच्चों का सॉर्टेड था। हाँ, अगर आपका क्वांट्स बहुत ज्यादा वीक है तो शायद से आप इस बात से अग्री नहीं करोगे, बट जनरली अगर मैं देखूं तो क्वांट्स तुम्हारा स्लॉट 2 में डुएबल था। अब बच्चे ये कह रहे कि सर हम नए क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस दे क्या, बिकॉज हर टाइम कोई ना कोई नया क्वेश्चन आता है। यस, ये भी मैंने आपको फंडा बताया था कि स्लॉट 1 में जो क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं, जो टॉपिक्स डिफिकल्ट आते हैं, वो स्लॉट 2 में नहीं मिलेंगे। स्लॉट 2 में कुछ अलग डिफिकल्ट आएगा, स्लॉट 3 में कुछ अलग डिफिकल्ट आएगा। स्लॉट 1 में मॉडर्न मैथ 7 क्वेश्चन, ठीक है, एंड स्लॉट 2 में मॉडर्न मैथ्स वेंट डाउन टू डू 4 क्वेश्चंस एंड तुम्हारा अरिथमेटिक बन गया 7 क्वेश्चन, रादर 9 से 10 क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये जो चेंजेस हुए आपके स्लॉट में, वो आपको जानना जरूरी है, बिकॉज यहाँ भी आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो गया, पेपर का डिफिकल्टी लेवल चेंज हो गया। आपको नए क्वेश्चन करने हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप कौन कौन सा टॉपिक डिफिकल्ट आएगा, फिर में जाके वापस वो करो क्या, ये सब चीज में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जो तुम्हारे पास है, जो अंडर कंट्रोल है, आप बस उसके ऊपर खेलो। समथिंग विच इज नॉट अनकंट्रोलेबल। अब पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं अब तो मैं ना फाड़ दूंगा, अब तो मैं फोड़ दूंगा, मैं 1000 वर्ड्स करूंगा, मैं ग्रामर चाट लूंगा। भाई मेरे तो कितना भी कुछ कर लेगा ना, इडियम्स कर ले, फ्रेजेस कर ले, वर्ड्स कर ले, वोकैब कर ले, वो अथांग सागर है, तो पूरा का पूरा कवर नहीं कर सकता। तो तुझे देखना कि तेरे पास 4 दिन बचे हैं, तो 4 दिन में 1000 वर्ड कर सकेगा। आई मीन करना भी तुम्हें लगता है कि प्रैक्टिकल है। सो अपना जो फोकस है वो डाइवर्ट मत करना, डिविएट मत होना। तुम्हें जो आता है तुम्हें वो आता है। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी है, और वो स्ट्रैटेजी ये है कि अगर स्लॉट 2 में तुझे दिखा कि तेरे जो 2 क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन के या फिर सिलोजिज्म का एक, ब्लड का एक, एंड तुम्हारा कोडिंग डिकोडिंग का एक, ऐसे अगर तेरे 3 टोटल क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग में 25 में से अगर तुम्हारे लेट्स से 3 क्वेश्चन अगर तुम्हारे डिफिकल्ट थे, विच इज मोर देन 10% ऑफ द सेक्शन। बात समझ में आ रही है? हाँ, 10% बहुत बड़ा अमाउंट होता है, राइट? सो आपको उसको अवॉइड मारना था। वो 3 क्वेश्चन को एक तो तुक्का मारना था, उसके ऊपर टाइम स्पेंड नहीं करना था, और वो 3 क्वेश्चन आपको क्वांट से निकालने थे, तो आपका ओवरऑल बैलेंस हो जाता। सो इट इज ऑल अबाउट योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स विद एक्यूरेसी। अगर आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम है और अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है, यू आर गुड टू गो हेड। सो स्लॉट 3 में आपको ये देखना है कि आपके अटेम्प्ट्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, नो डाउट अबाउट दैट, बट प्लीज टेक केयर ऑफ योर एक्यूरेसी ऑल्सो। अगर आप बहुत ज्यादा कंफर्म्ड है कि जो मैं कर रहा हूं वो बहुत सही कर रहा हूं, और मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा है, मेरी एक्यूरेसी भी ज्यादा है, यू आर इन द गेम, नो डाउट अबाउट दैट। सो पहली बात, डू नॉट स्पेंड योर टाइम ऑन डूइंग लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, डू नॉट स्पेंड योर टाइम ऑन डूइंग क्वेश्चंस व्हिच हैज अ वेरी हाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी, डोंट डू दैट। बी वेरी ट्रेडिशनल एंड डू द ट्रेडिशनल स्टफ ओनली। अगर मैं बात करूं जनरल इंग्लिश में, इट विल अगेन एंड अगेन बी डोमिनेटेड बाय ग्रामर ओनली। 15 में से 11 क्वेश्चन ग्रामर पे ही बनेंगे। चेंज द वॉइस, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, क्वेश्चन टैग हो गया, फिल इन द ब्लैंक, अगेन वो ग्रामर लेवल पे आती है। पोएम अगेन वो एडजेक्टिव, कंजंक्शन वगैरह पे आता है। सो ये चीजों के जो आई वुड से इनका जो बेस है वो अलग अलग है ना, इनके नाम अलग अलग है, पर अंदर जो भी बैठा है भाई मेरे, वो बैठा है तुम्हारा ग्रामर। सो ग्रामर को रिवाइज करो, ग्रामर पे फोकस करो। ग्रामर अगर आप तुम्हारा अच्छा खासा हो सका है, अगर आपको लगता है कि सर मेरा ग्रामर बहुत सही हुआ है, तो 22 को तुम्हारा पेपर है, 21 को ग्रामर की एक रिवीजन लगा दो। अगले 2 से 3 दिन में तुम लॉजिकल रीजनिंग पे थोड़ा ज्यादा काम करो, क्वांट्स पे थोड़ा तुम ज्यादा काम करो। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अपने आप को डाइवर्ट मत कर देना बिकॉज ऑफ दिस। बट यस, स्लॉट 3 में आप देखोगे नए टॉपिक्स जो होंगे वो डिफिकल्ट आएंगे। यू नेवर नो, क्रिटिकल रीजनिंग को लेंदी कर दे, यू नेवर नो क्रिटिकल रीजनिंग को डिफिकल्ट कर दे। यू गेटिंग माय पॉइंट? यू नेवर नो एक हाथ पैराजबल, पैरा कंप्लीशन ऐड कर दे, तो पॉसिबिलिटीज है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। एंड ऑलवेज रिमेंबर, हर एक अटेम्प्ट को पहला अटेम्प्ट करके ही आपको लेना है। अगर स्नैप में सक्सेस चाहिए आपको, हर एक अटेम्प्ट को पहला ही अटेम्प्ट आपको लेना है। What has happened in slot 1, what has happened in slot 2 does not matter. What you will be doing in slot 3, आपका वो फोकस होना चाहिए, बिकॉज आपके लिए वो बेस्ट ऑफ 3 लेने वाला है। ओके अगर तेरा स्लॉट 1 बहुत चंगा गया था, तेरा स्लॉट 2 अगर बहुत अच्छा गया था, विच इज फाइन, वो एक बैकअप हो सकता है। मान ले स्लॉट 2 में तेरा अगर स्कोर 45 आता है और स्लॉट 3 इजी आ गया, जहां पे तू 46 का 47 कर सकता था या 45 का 48 कर सकता था, तो तेरा बेस्ट ऑफ 3 में 48 आ जाता। यू वुड हैव बीन वे अहेड ऑफ योर कंपटीशन। आप समझ रहे हो? सो आपको जो है वो ये देखना है कि भाई ये मेरा पहला अटेम्प्ट होगा। 10 बच्चे अगर मैंने पकड़े, 10 बच्चों में से मान लो 6 बच्चे थे, उन्होंने स्लॉट 2 में बहुत तगड़ा किया, बहुत अच्छा किया, फाइन। और अगर मान लो ये बच्चों ने और ज्यादा अच्छा किया स्लॉट 3 में,
तो ये बहुत आगे चले जाएंगे। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो आपको स्लॉट 3 में भी बहुत अच्छा करना है, आपको ये चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूँ लॉजिकल रीजनिंग पे, क्रिटिकल रीजनिंग इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर। मैं ऑलवेज कहता हूँ जितने भी डैशबोर्ड पे वीडियो से देख लो, बाहर के कोचिंग वाले बच्चे यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सर क्रिटिकल रीजनिंग ने बचा लिया, स्कोर अच्छा हो रहा है, अटेम्प्ट्स भी हमारे बढ़ रहे हैं। सिंपल चीज़ होगी, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। सिंपल चीज आपको दिखने वाली है। क्रिटिकल रीजनिंग 8 से लेकर 10 क्वेश्चन आएंगे, ऊपर के 15 क्वेश्चन ड्रिवन बाय क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, ड्रिवन बाय सिलोजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग। आई डोंट थिंक कुछ ऐसा उटपटांग चीजें लोग पूछेंगे जो शायद से हमें नहीं पता होगा। बट यस, आई एक्सपेक्ट कि कोई न्यू टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है लॉजिकल रीजनिंग में। आई एक्सपेक्ट कि आपका इनपुट आउटपुट भी आ सकता है, और इनपुट आउटपुट अगर आ गया ना, खत्म है सर गेम इज ओवर। 2 क्वेश्चन आ गया, इनपुट आउटपुट दिखा, इट्स अ ब्लडी डेथ कॉर्नर, हटा दो इसको, हाथ भी मत लगाना। अगर आपने मेरे डेथ कॉर्नर की वीडियो देखी होगी, मैंने कहा है डेथ कॉर्नर में नंबर सीरीज आता है, कोडिंग डिकोडिंग आता है, इनपुट आउटपुट आता है, एंड ब्लड रिलेशन भी आता है जब वो लेंदी करके देते हैं। सो जिन जिन बच्चों को ब्लड रिलेशन पता था कि भाई ट्रिकी आया है, उन लोगों ने छोड़ा, उन्होंने क्वांट्स में अपना स्कोर ऑप्टिमाइज करा। सो यही होगा, बस इसमें क्या होगा कि डिफिकल्टी लेवल तुम्हारा थोड़ा सा ज्यादा आ सकता है, लेंदी वेंदी कर सकते हैं। अब मंत्रा क्या होगा तुम्हारे स्लॉट 3 का? स्लॉट 3 का मंत्रा सिंपल सी बात है। स्लॉट 3 का मतलब मंत्रा सिंपल सी बात है, 30, 20 और 10 आपको यूज करना है। कुछ भी करो, वर्बल इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा कि वो 10 या 12 मिनट में ना निकले, वो डेफिनेटली निकलने वाला है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आपका जो एक्चुअल खेल होगा वो 50 मिनट का होगा। 50 मिनट में आप क्या करने वाले हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी एक परसेप्शन लेके मत चलना, एक प्री नोशन लेके मत चलना कि यार ब्लड रिलेशन तो ईजी आएगा, कोडिंग डिकोडिंग तो ईजी आएगा, ब्लड रिलेशन तो इस बार डिफिकल्टी आएगा, लास्ट बार भी डिफिकल्ट आया था। अगर ईजी आया तो वो तुम्हारा 1 मार्क जो है वो हाथ से निकल जाएगा। आपका रेजर फोकस होना चाहिए कि भाई मैं लो हैंगिंग फ्रूट्स को उठाने वाला हूं एट एनी ब्लडी कॉस्ट। मेरा जो 10 मिनट पहले होगा वर्बल का, उसके आगे जो मैं 30 मिनट डालने वाला हूं, वो 30 मिनट में मुझे रन रेट अपना ऊपर लेके चलना है। मैं जितने भी इजी क्वेश्चन है वो करना पसंद करूंगा, और वो इजी क्वेश्चन मैं एलआर से करूंगा और मैं क्वांट से करूंगा। मैं बिल्कुल भी अपना परसेप्शन नहीं रखूंगा कि क्वांट से मुझे डिफिकल्ट आता है, मैं नहीं करूँ। यार क्वांट्स में भी तो 5-6 क्वेश्चन इजी आते हैं जो तुम ऐसे कर सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग में भी तो तुम्हारे 17-18 क्वेश्चन आते हैं जो तुम ऐसे करते हो। प्रॉब्लम वो वाले क्वेश्चन नहीं है, प्रॉब्लम जो 2-3-4 क्वेश्चन है जो आपको ब्रेक लगाएंगे, जो आपको ठहराव करेंगे, जो आपको पेपर डिफिकल्ट करा के देंगे, बिकॉज ऑफ विच आपका अटेम्प्ट घटेगा, आपकी एक्यूरेसी घटेगी। सो मंत्रा ये है दैट यू नीड टू फाइंड दीज क्वेश्चंस इमीडिएटली एंड लीव देम एंड गो अहेड। How do you find these questions immediately? Number 1, if they are lengthy, leave them. If the options are very much close, leave them. अगर आपने प्रैक्टिस करी है, अगर आपको ऑलरेडी आइडिया है कि यार ये तो डिफिकल्ट लेवल पे जाएगा, अगर आपको भाषा, अगर आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट अनयूजुअल लगता है, मतलब इन लोगों ने यहाँ पे कुछ ना कुछ खेला है, उसको एंड में ले लो। अभी आप यहाँ पे ये क्वेश्चन करोगे पर सर अगर ऐसा हुआ तो मान लो क्वेश्चन लेंथी था पर मेरे को लगा वो क्वेश्चन ईजी है, मैंने छोड़ दिया, तो तूने छोड़ दिया राइट। जब तू पहले चल रहा था 30-20-10 वाली स्ट्रैटेजी में, तूने उसको छोड़ दिया। पर अगर जेन्युइनली वो इजी था तो वो तुझे एंड में भी आ सकता है, वो एंड के 10 मिनट में भी तू कर सकता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज 60 के 60 क्वेश्चन जेन्युइनली कोई नहीं कर सकता, 50-55 कर सकते हो, नो डाउट अबाउट दैट। सो यू कैन ऑलवेज कम बैक टू दोस इजी क्वेश्चंस लेटर ऑन, राइट? और तुम्हारा तुक्का बैठेगा, 5-6 क्वेश्चन का तो तुक्का बैठेगा, नो डाउट अबाउट दैट। सो आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि मैं 10 मिनट में वर्बल करूंगा ही करूंगा। अब ऐसा एडमेंट होना जरूरी है क्या कि मैं 10 मिनट में वर्बल करूंगा? हाँ, बिकॉज जो तुझे उस टाइम पे नहीं आता वो तुझे एंड में भी नहीं आएगा। तुझे समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? टू टू टैंगो जो है, अगर उसका मीनिंग तुझे पहले 10 मिनट में नहीं आता तो लास्ट के 10 मिनट में भी नहीं आ सकता ना यार। ये कॉमन सेंस है, ये वर्बल में होता है, इसलिए 10 मिनट वर्बल खत्म। पर क्या ये क्वांट्स में होगा? नहीं। क्या ये लॉजिक में होगा? नहीं। तो तूने जब छोड़ा ब्लड रिलेशन तो तुझे डिफिकल्ट लगा, पर एंड में तूने देखा कि यार ये तो डुएबल है, फॉर्मूला लगा दिया, फंडा लगा दिया, शॉर्टकट लगा के तूने वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। इसलिए यू नीड टू बी वेरी मच एडमेंट कि 10 मिनट तो 10 मिनट बाद खत्म। और अगर मुझे 30 मिनट में लो हैंगिंग फ्रूट्स डुएबल क्वेश्चन अगर मुझे करने हैं ऑन द क्लॉक, मैं 30 मिनट में ही क्वेश्चन करूंगा। 30 + 10 40 मिनट्स में मैं देखूंगा मेरा पेपर कितना हुआ है। फिर भी तुम्हारे पास 20 मिनट बचे हैं। एंड में आप क्वांट्स के एक तो इजी क्वेश्चंस लगाओ या कम बैक टू एलआर, डू द इजी क्वेश्चंस। लास्ट के 5 मिनट में आप तुक्का मारो, खत्म करो। अभी तुमको क्या करना है अगले 3 दिन में? अभी तुम्हारा मंत्रा क्या होगा? मेन मॉक्स एंड मॉक्स। देखो आपने पढ़ाई बहुत करी है, आपको फंडे भी पता है, आपको टिपिकल क्वेश्चंस भी पता है। एंड ये भी चीज याद रखना कि अभी स्नैप क्या करेगा, वो एक तो मुझे लगता है कि जो ट्रेडिशनल टॉपिक है उसको डिफिकल्ट करेगा, या फिर एक दूसरी चीज नहीं लाएगा। जैसे लास्ट स्लॉट में डिसीजन मेकिंग आया, पर यार वो कोर्स ऑफ एक्शन ही था,
वैसे देखा जाए तो, है ना, वो कॉमन सेंस ड्रिवन था. सो नंबर वन व्हाट यू हैव टू डू इज गिव मॉक्स. एनी कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो आपने ज्वाइन करा हो, जहां पे आपको वीडियो सोल्यूशंस अवेलेबल हो, बिंदास देख लो. उनकी जो भी लेक्चर्स वगैरह है बिंदास देख लो. इफ यू वांट टू ज्वाइन C2C मेंटर का बूस्टर प्रोग्राम, आप कर सकते हो. क्वेश्चन सीधा सीधा आ रहे हैं वहां से, कंटेंट से सिमिलर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं. सो अगेन आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस अगेन एंड अगेन, बट आई एम टेलिंग यू दैट कंटेंट इज बिल्ट सो वेरी वेल कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस दिखना चालू हो जाएगा. सो कोई भी कोचिंग की मॉक्स बाय कर सकते हो आप. हमारी भी 20 मॉक्स है वो बाय कर सकते हो. 20 मॉक्स हमारी वीडियो सोल्यूशन के साथ स्नैप टॉपर ने वो रिकॉर्ड करी है. योर टारगेट शुड बी कि मैं यार कम से कम 4-5 मॉक्स लगाऊंगा सिंगल डे में. अब आप कहोगे कि यार 4-5 मॉक्स थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? कुछ मॉक्स आपको एक्टिव वे में लगानी है. बेटा 1 घंटा तूने मॉक लगाया, ठीक है, कुछ मॉक्स तुझे पैसिव वे में लगानी है. आई वुड से कि अगले 3 या 4 दिन में 4 या 5 मॉक है जो आपको एक्टिवली लगानी है. पर मैं कहूंगा 4 या 5 मॉक भी छोड़ दो, 2 या 3 मॉक आप एक्टिवली लगाओ. बाकी जितने भी तुम्हारे मॉक पास 17-18 मॉक्स है, आप उसको गो थ्रू करो. आप उसको पैसिव वे में लो. मॉक ओपन करो, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है, टॉपर ने वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करा है, उस क्वेश्चन को टॉपर ने एंड में क्यों करा. अगर आप यार कम ऑन, अगर आप ऐसे 15, 16, 17 भी मॉक्स अगर आप कर लेते हो ना, तो भी अगर आप देखोगे कम से कम आप 500-600 क्वेश्चंस को, आई मीन वो ज्यादा हो गया, बट कम से कम अगर आप देखोगे 300-400 क्वेश्चन तो आप आराम से निकालोगे. देयर इज नो डाउट अबाउट इट, है ना. सो इतना तो कोई भी कर सकता है. तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस अगर आप देखोगे, अगर आपने 10 मॉक भी पैसिव वे में लगा दी, आपने 600 क्वेश्चन वहां पे कर लिए. और अगर आपने मान लो 15 ही करना है, अगर आप इतने अगर आपने एक निर्णय ले ही लिया कि मैं 15 मॉक्स अगले 3-4 दिन में देखूंगा, मैं बस क्वेश्चन देखूंगा और देखूंगा कि भाई ये क्वेश्चन डिफिकल्टी की ईजी है, मैं अपने क्वेश्चन सिलेक्शन पे खेलूंगा. वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्नैप में, योर क्वेश्चन सिलेक्शन. आपको पता है मैं पहले भी कहता था, आपने क्वेश्चन देखा, आपको लगा ब्लड रिलेशन है और आपने ब्लड रिलेशन करा था, आपने उसमें हाथ डाला, आप फंस गए. बट अगर आपको ये पता होता कि ये टाइप वाला ब्लड रिलेशन ट्रिकी है, डिफिकल्ट है, तो शायद से आप बच जाते. सो जितने क्वेश्चंस आप देख सकते हो, अगर आपने 800-900 क्वेश्चन देख लिए आने वाले 3-4 दिनों में, लाइफ इज गोइंग टू बी गुड. आपका स्लॉट 3 एकदम इजी जाएगा, नो डाउट अबाउट दैट. सो यू डू इट फ्रॉम C2C का मॉक्स और यू डू इट फ्रॉम समबडी एल्सेस का मॉक, इट डजंट मैटर. और जो जो एरियाज आपको लगता है कि यार इसकी एक हाथ मुझे रिविजन करनी है, रिविजन करो दिन में 1-2 घंटा, चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. बट डोंट फ्रिक आउट, डोंट चेंज योर पाथ कि भाई लास्ट टाइम ब्लड रिलेशन डिफिकल्ट आया था, अब मैं ब्लड रिलेशन के 1000 क्वेश्चन लगाऊंगा. डोंट डू दैट. ग्रामर के क्वेश्चन आए, मैं 1000 ग्रामर के क्वेश्चन करूंगा. डोंट डू दैट, बिकॉज दोज टॉपिक्स आर डन एंड डस्टेड. अब उसके ऊपर मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा. समझा? आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा यार. एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाना चाहा, तो so that I can help you guys, and thank you so very much for all the love that you guys have been pouring on us. बिकॉज बहुत सारे बच्चों को फायदा हुआ है. बच्चे डेली बेसिस पे मॉक्स बाय कर रहे हैं. आज भी बाय द टाइम आई एम टॉकिंग टू यू, पीपल आर बाइंग C2C मेंटर्स का मॉक्स एंड दे आर बाइंग बूस्टर प्रोग्राम्स आल्सो, बिकॉज उनको वो कंटेंट दिखाए एंड मोस्टली दे आर रेफरल्स. लाइक बच्चा लोग मार्केट में बोल रहे हैं कि नहीं यार बहुत अच्छा कंटेंट है, एंड दैट्स व्हाई पीपल आर ट्रस्टिंग अस. सो गाइज दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. मैं एंड तक बना हूँ आपके साथ. मैंने स्लॉट 3 का भी वीडियो आप लोगों के लिए डाला है, सो दैट आप अगले 2-3 दिन अच्छे से मेहनत करोगे. पेपर डुएबल है, पेपर में कोई लोड नहीं है. ये भी टारगेट मत करना कि मैं 50-55 ही करके आऊंगा. नहीं, जैसा पेपर आता है वैसे उसको हमें टैकल करना है. कोई प्री कंसेप्ट नोशन हमें लेके नहीं चलना है. मैं अभी भी कह रहा हूं, स्लॉट 3 में 2 से 3 क्वेश्चन तकलीफ देंगे, जरूर देंगे. ध्यान में रखना कि वो 2 से 3 क्वेश्चन बेटा आप अवॉइड मारो. वो कौन से होंगे वो मैं नहीं बताऊंगा, बट याद रखना कि स्लॉट 3 में भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट होंगे, बट ओवरऑल आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी सिमिलर होगा. सो वर्क हार्ड, परफॉर्म वेरी वेल. आई विश ऑल द वेरी बेस्ट. 2 से 3 दिन बचे हैं, कोई बड़ा तोफ एग्जाम नहीं है, कैट लेवल वगैरह नहीं है, जैट लेवल नहीं है. आपने पढ़ाई करी है, आपको आता है. स्लॉट 1 स्लॉट 2 आपका अच्छा गया है. बस एक बार बैठ के रिविजन मारो एंड मॉक्स पे ज्यादा ध्यान दो. गाइज दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. टेक केयर, बाय बाय.